पेश आने वाले हर अफसोसनाक वाक़े के बाद कहा जाता है जी कि पाकिस्तान में बेटियां गैर महफूज हैं। शोर मचाया जाता है, मीडिया में बात होती है, सिविल सोसाइटी बाहर निकलती है, फिर हुक्मरान नोटिस लेते हैं, ऐलान होता है कि सबको पकड़ा जाएगा, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयानात का सिलसिला चलता चला जाता है। फिर धीरे धीरे खामोशी छा जाती है, फिर पहले से भी बढ़कर घिनौना कोई और वाक़या होता है। वीडियोस वायरल होती हैं, गफलत की नींद सोई पुलिस को भी होश आता है, फिर वही ऐलानात का सिलसिला चल निकलता है, फिर सारी कार्रवाइयाँ, नोटिस, गिरफ्तारियाँ, जमानतें, सब किस्से फिर से दोहराए जाते हैं। मगर इन वाक़यात का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं लेता। मगर 14 अगस्त यौम आज़ादी के रोज़ ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के साए तले जो वाक़या पेश आया है वो हमारे मुआशरे की इखलाकी पस्तियों की सबसे बड़ी दलील है। सैकड़ों दरिंदों के हजूम ने एक लड़की जो अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस पर धावा बोला, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसे बरहना करके हवा में उछालते रहे। अब तो साबित हो गया है जी कि खवातीन को हिरासा करने वाले, उनकी तजलील करने वाले, मासूम बच्चियों पर जुल्म ढाने वाले, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात पर हमला आवर होने वाले कोई इक्का दुक्का लोग ही नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। जब जब जहां जहां जिस जिस को मौका मिलता है बिनते हवा को नोच नोच कर खाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पर एक निहत्ती लड़की आयशा पर हमला आवर होने वाले कोई 2-4 लोग नहीं थे। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जानवरों के एक बड़े झुंड ने आयशा पर हमला किया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रह गई, दुहाइयां देती रह गई, मगर कोई गैरतमंद नहीं था जो उसे बचाने के लिए आता, इन भेड़ियों को रोकता। 400 के करीब लोगों का यह झुंड आयशा से बदतमीजी करता रहा, उसके कपड़े फाड़ता रहा, उसे बरहना करता रहा। यह हजूम आयशा को उठाकर हवा में उछालता रहा। लोग गुलगपाड़ा करते रहे। 15 को कॉल की गई मगर कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक इस लड़की पर क़यामत ढाई जाती रही। और मत भूलिएगा कि ये जो कुछ भी होता रहा ये मीनार पाकिस्तान के सामने होता रहा। 14 अगस्त के दिन हो रहा था, उस दिन हो रहा था जब हमने आज़ादी हासिल की थी और ये समझ लिया था शायद कि अब अगयार हमारी बेटियों और बहनों को उठाकर नहीं लेकर जाएंगे, अब वो महफूज हो चुकी हैं। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त अगयार मुसलमानों की लड़कियां उठाते और फिर इनकी इज्जतें तार कर दिया करते थे। लेकिन अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो रही हूं कि आखिर मीनार पाकिस्तान पर जो सानहा हुआ है उसमें शामिल भेड़िए और दरिंदे कौन है? आखिर कौन है जो नए पाकिस्तान की रियासत मदीना में इतने बेलगाम हो गए हैं कि कोई माँ बहन बेटी उनसे महफूज नहीं है? ये कोई 2-4 नहीं है, पूरी की पूरी देग ही ऐसी है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब मजम्मतें जारी हैं, सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट सामने आ रहे हैं, हमारे फनकार और खिलाड़ी भी आवाज उठा रहे हैं। वाक़या रूनुमा हो गया, फुटेजेस वायरल हो गई तो हमेशा की तरह वाक़े का नोटिस ले लिया गया। 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। रियासत मदीना के वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस ले लिया है। उनके मुआवनीन और तर्जुमान ये बता रहे हैं हमें कि इंसाफ होगा, सबको पकड़ेंगे वगैरह वगैरह। मगर इन वाक़यात को रोकेगा कौन, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। ये नोटिसेस वगैरह तो माजी में भी होते हैं। रावलपिंडी में उस्मान मिर्जा का वाक़या हुआ, एक जोड़े को फ्लैट में घुसकर बरहना किया, मजालिम ढाए गए, इस वाक़े का भी नोटिस हुआ था। आज इस मुकदमे में एक मुलजिम की जमानत भी हो गई है। इस मुलजिम से मुतालिक सरकारी वकील का मौक़िफ़ है कि इसने जुर्म किया है। अडयाला जेल में होने वाली शनाख्ती परेड में मुतासरीन ने इससे शनाख्त भी किया था। इत्मीनान बख्श सबूत मौजूद हैं, उसकी निशानदही पर पैसे बरामद किए गए हैं, मगर क्या कीजिए उसकी जमानत अब मंजूर हो चुकी है, इसलिए नोटिस वगैरह पर कान धरना भी शायद कोई मानी जो नहीं रखता है। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो जेन्युइनली जो है वो दिल को बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। मारिया मेमन साहिबा इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मारिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मौका है जी यौम आज़ादी, जगह है मीनार पाकिस्तान, 400-500 लोग और ये दर्दनाक सानहा। मारिया, अल्फाज कभी कभार लगता है कि आपके पास कम पड़ जाते हैं इस तरह के किसी भी सानहे के बाद। बिल्कुल आयशा, जब ये वीडियो क्या लिंक किसी ने मुझे भेजा तो जब मैंने इसे खोला तो 10 सेकंड बाद मैंने डर के बंद कर दिया, क्योंकि ये इतना एक खौफनाक ट्रॉमेटाइजिंग विजुअल था कि मुझसे पूरी वीडियो देखी नहीं गई। अच्छा, फिर मुझे लगा कि शायद ये फोटोशॉप होगी, क्योंकि हो नहीं सकता ऐसे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 14 अगस्त के दिन दहाड़े एक लड़की को इतने लोग जो हैं वो हरासा कर रहे हैं, ग्रोप कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद ये कोई डॉक्टर्ड वीडियो है और मैं वेट करती रही, दुआ करती रही कि अल्लाह करे ये फेक वीडियो हो लोग। लेकिन जब ये FIR दर्ज हुई और ये यकीन हो गया कि ये सही वीडियो है, उसके बाद से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने जज्बात का कैसे इजहार करूं। आयशा, आप और मैं तो 2008 से फील्ड में से
धरने, एहतजाज, रैलियां कवर करते हैं। हमारे साथ 1-2 कैमरामैन होते हैं, हम ही होती हैं लड़कियां वहां पर, और ज्यादातर वहां मेजोरिटी आदमी ही होते हैं अटेंड जो कर रहे होते हैं वो इवेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम महफूज रहे हैं इस दौरान, तो ये तो उन आदमियों की मंशा और उनका हम पे एहसान है जिनके रहमो करम पे हम उस वक्त थे, कि उन्होंने चूज किया कि वो हमें कोई, वरना खुदा ना खास्ता अगर उसमें से ऐसे ही जो मन चले, मैं तो उनके लिए मन चलो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, ये तो कोई वहशी लोग हैं। अगर किसी का मूड उस वक्त एकदम बदल जाए कि जी ये लड़की खड़ी है, आए इसको हम जाके तंग करते हैं, तो हम क्या कर लेते? कुछ भी ना कर सकते थे। जैसे वहां आयशा 2.5 घंटे, ओ माय, आई कांट इवन कॉम्प्रिहेंड इट, 2.5 घंटे यार, ये लाहौर है। आप पुलिस को फोन करें, 14 अगस्त को तो वैसे ही ज्यादा नफरी होती है इन तमाम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, पता होता है जी वहां पे नौजवानों ने गुलगपड़ा करना है, हमने रोकना है, लड़के शरारतें करेंगे, छेड़छाड़ होगी, ये तो हमारा कौमी कल्चर है, हमें मालूम है। कहाँ थे ये सारे प्रोटेक्ट करने वाले लोग? उनको पता है कि पब्लिक स्पेसेस पे आज के दिन खवातीन को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होगी, कहाँ थे सब? बिल्कुल 15 पे कॉल की गई थी लेकिन कोई पहुंचा नहीं, पता नहीं ये लोग कहाँ थे। और शैतान से कम का लफ्ज जो है वो इनके लिए इस्तेमाल करना जो मेरा ख्याल है मुनासिब ही नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं वो जब इस मुआशरे, इस गले सड़े मुआशरे को जब डिफेंड करने की कोशिश करते हैं ना हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं जी इक्का दुक्का लोग हैं, इक्का दुक्का होती हैं, ब्लैक शिप्स होती हैं और ये वो। अब यहाँ पर इक्का दुक्का लोग 400 से 500 के बीच में एक फिगर कोट किया जा रहा है कि 400 से 500 लोग थे। किसी एक का भी ज़मीर नहीं जागा, किसी एक में भी इंसानियत नहीं थी, किसी एक को भी खुदा याद नहीं आया। देखिए आयशा, इट्स अबाउट टाइम कि ये कॉन्वर्जेशन ना, अब औरतें तो हम तो से चीख चीख के बात कह रहे हैं, जब भी कोई वाकया होता है हम इसी तरह से आके टेलीविजन पे शोर मचाते हैं, फीमेल एंकर्स आके बात करती हैं, फीमेल गेस्ट होती हैं, एनजीओज वाली होती हैं, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होती हैं, आदमी भी होते हैं उनमें, हमारा साथ देने वाले आदमी भी होते हैं, लेकिन वो कम है। मुझे लगता है कि हम आदमियों को ये समझा नहीं पा रहे कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है। जब ऐसा कोई वाकया होता है तो हम सारी इतनी घबरा क्यों जाती हैं, हम इतनी डर क्यों जाती हैं? क्या ऐसी बात है? हम उनको नहीं समझा पा रहे कि हम सबके साथ जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे कोई वाकया या हुआ है या होता होता रह गया है, या अब हमें लगता है कि हो भी सकता था, और ट्रॉमा हमारे अंदर है वो ये चीज उसको है। और ये एक खातून नहीं, 2 खातून नहीं, ये पूरी की पूरी में खवातीन जो 51% हमारी आबादी, उनके ही माँ पे ये बात कर रहे हैं। और आयशा, मेरा ख्याल है कि अब हम जो खवातीन इनसे बात कर रही हैं, इट्स हाई टाइम कि आदमी भी आपस में दूसरे से बात करे। ये क्या मसला है? हर दफा हमें सबको क्यों लताड़ दिया जाता है? क्यों ये हैशटैग्स चलते हैं ऑल मेन? क्यों आदमियों को एक ही पेंट ब्रश से जो है ये सब खवातीन या ये जो विक्टिम्स होती हैं उनके बारे में ऐसे क्यों बातें करती हैं? इसलिए क्योंकि वो जो क्रिमिनल है वो आपकी सफों में से है ना यार। खवातीन तो कभी किसी को पकड़ के ऐसे पब्लिक प्लेस के ऊपर हरासा नहीं करेंगी, रेप नहीं करेंगी। उनकी लाशें, ठट्ठा से लाश निकाली गई 14 साल लड़की की, रात के उस पहर वो एक कब्र में कफन पहन के अब्दी नींद सो रही थी। वो जो तमाम एतराजात होते हैं कि 14 अगस्त को वो क्या करने गई, भाई वो ठट्ठा वाली जो बच्ची थी वो तो कब्र में थी, अच्छा जी क्या पहन के गई? कफन पहना हुआ था, रात का क्या वक्त था, 12 बजे थे, किसने कब्र से निकाला? एक आदमी ने निकाला। जब ऐसे घिनौने फेल एक जेंडर कर रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन वो आपस में क्यों नहीं कर रहे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी मारे कि विक्टिम ब्लेमिंग वही सिलसिला जो इस तरह के किसी वाक़े के बाद जो एक और जो है घिनौनी हरकत इसके ऊपर से जो की जाती है वो विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, और वो सिलसिला हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, मजम्मत हो रही है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं जी कि लड़की का वहाँ पर जाना बनता ही नहीं था, उसका क्या काम था वहाँ पर जाने का। तो ये जो बातें आपने की हैं बिल्कुल ठीक है, ये विक्टिम ब्लेमिंग का सिलसिला। और फिर पढ़े लिखे लोगों की जानिब से जब इस तरह की बातें सामने आती तो फिर मेरे ख्याल में ये एक और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम क्या पढ़ा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, तालीम कुछ नहीं बिगाड़ रही हमारा। आयशा, इस पे 3 नकात में उठाना चाहूंगी। एक तो वो कहते हैं 14 अगस्त को वो क्या कर रही थी। 14 अगस्त में वो इस मुल्क की उतनी ही आजाद शहरी है जिसको आइन वही हकूक देता है जो एक आदमी को देता है। उसका दिल किया, वो 14 अगस्त को जाना चाहती थी मीनारे पाकिस्तान, जश्न मनाना चाहती थी, अपनी वीडियो बनाना चाहती थी।
اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس لیے نہیں روک سکتی کیونکہ اس ملک کا آئین اس کو یہ حق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کنفیوزنگ میسیجز لیڈرشپ اور جو امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف سے آتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں پھر اس کو منوان صحیح مانتے ہیں۔ بالکل آدمی روبوٹ نہیں ہے، آدمی ایک جیتا جاگتے گوشت پوش کے فنکشنل کانشیس انڈیویجولز ہیں جو اس آئین کے تابع ہیں۔ جب وہ ایسی حرکات کریں گے تو یہ ایک گناہ ہے، یہ ایک کرائم ہے، انہیں اس کرائم کی سزا ملے گی۔ اور تیسری بات عائشہ، یہ جو ویژولز نظر آ رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو کے ماں باپ ہیں، اب میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اپنی اولاد کو پہچان لیا اس میں، I'm 100% sure، سب نے نہ پہچانو، کچھ نے تو پہچان لیا ہوگا یہ ان کی اولاد ہے۔ اگر آپ خود پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے، اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے، تو خدا کے واسطے اپنی تربیت اور اپنے بارے میں ذرا سوچیے۔ اور اس وقت پیرنٹس ہیں، میں خاص طور پر مخاطب ہوں، اپنے گھر میں جو چھوٹی عمر کے یا کوئی مڈل ٹینز میں لڑکے موجود ہیں، ان سے بیٹھ کے بات چیت کیجیے کہ لڑکیاں کموڈٹی نہیں ہیں، وہ جیتی جاگتی انسان ہیں، وہ اس معاشرے میں آئین کے تابع تمہاری ایکولز ہیں۔ ان کو ہاتھ لگانا، ان کو وائلیٹ کرنا ایک کرائم ہے، وہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ گفتگو کی چاہیے اس واقعے کے بعد ہر گھر میں، ہر پیرنٹ کی طرف۔ صحیح۔ اچھا ماری ایک اور چیز کے اوپر مجھے بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نوٹسز کا جو یہ ڈرامہ چلتا ہے، اور ابھی بھی شروع ہو گیا یہ ڈرامہ، حکومت نے نوٹسز لے لیے، وزیر اعظم نے آج ہی سے رابطہ کر لیا، زلفی بخاری ہوں، شہباز گل ہوں، ٹویٹ کر رہے ہیں۔ یہ کتنی دیر تک ہم اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ تو پھر یہ جو نوٹسز کا ڈرامہ ہے، یہ آخر کب تک ہم دیکھیں گے اور کب تک چلتا رہے گا؟ عثمان مرزا والا کیس بھی آپ کے سامنے، آج ہی ضمانت ہوئی ہے ایک ملزم کی اس میں۔ میں تو حیران ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، میں بھی ریسرچ کر رہی تھی۔ 2008 میں عائشہ ایسا ایک واقعہ مزار قائد کے احاطے میں ہوا تھا۔ ایک خاتون تھی، 9 بیاہتا تھی، ان کو حبس سے بھیجا میرا کہ زیادتی کا بنایا تھا کوئی 5 آدمیوں نے، وہ گرفتار بھی ہو گئے، مقدمہ بھی چلا، 2016 میں وہ چھٹ گئے، پھر پتہ نہیں کیا کوئی اپیل ہوئی، اب 2021 میں وہ دوبارہ 2021 ہے 2008 سے ان لوگوں کو سزا نہیں ملی ہے۔ تو جب سزا نہیں ملے گی، اور آپ دیکھیں نا اس واقعے میں دن دہاڑ جس کانفیڈنس سے ان کو معلوم ہے there is no sense of accountability۔ دیکھ جو گھروں کے اندر واقعات ہوتے ہیں، جیسے عثمان مرزا کا کیس ہے، نور مقدم کا کیس ہے، لوگ اس سے ملا رہے ہیں، وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ غلط حرکت ہے، وہ چھپ کے گھر کے اندر وہ یہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ دن دہاڑے کسی بھی قسم کی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کیمروں کی آنکھ کے سامنے یہ کر رہے تھے۔ یہ اس سب زیادہ ٹرینڈ ہے جہاں کو معلوم ہے انہیں کوئی نہیں پکڑے گا، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ معاشرہ بھی وکٹم بلیمنگ کرے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز نکالے گا، کہیں گے یہ بچے ہیں، غلطی ہو جاتی، ہم سمجھا دیں گے بچوں کو، آئندہ نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جی، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گھر سے اپنے گھر میں اپنی ملازماؤں کو پہلے ہراس کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ یونیورسٹیز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، محلے میں لڑکیوں کو جو جہاں ملتی ہے۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے پورا ایشو دیکھا ہے عائشہ، یہ ایک مسلسل ایک ٹرینڈ ہے جہاں پہ یہ اس طرح سے انڈیویجولز کرتے آئے ہیں کسی نہ کسی پوزیشن میں، اور آج وہ انہوں نے اس ٹک ٹاکر عائشہ کے ساتھ ایسا کیا۔ صحیح، بہت شکریہ ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بالکل یہ واقعی یہ اتنا گھنونا ایک واقعہ، اور آپ اس معاشرے میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے جہاں پر لوگوں نے نور مقدم کو جو کہ بیچاری قتل ہو گئی اور جتنا بروٹلی اس کا مرڈر ہوا تھا، اس کے بعد جواز نکال لیے اور اس کے بعد وکٹم بلیمنگ شروع کر دی، تو پھر آپ اس واقعے میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے اور وہ جو ہے وہ کس حد تک نہیں گر جائیں گے؟ تو یہ وہی والی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اور ماریا نے بالکل ٹھیک کہا کہ شاید ان کو اب یہ لگتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں مردوں کو کہ کون سی وہ سینس آف انسیکیورٹی ہے جو کہ ہم فیل کرتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی جب واقعہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے، میں کسی عام گھریلو خاتون کی بات نہیں کر رہی جو گھر سے نکلے گی تو اس کو جو ہے وہ خوف آئے گا، جو خواتین مسلسل باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، آفیسز میں جاب کر رہی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال اس میں دے سکتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح کے کسی واقعے کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا سائیکولوجیکلی آپ کے ذہن پہ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے یا اس ٹراما ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کہ آپ جو ہیں وہ کمفرٹیبلی موو نہیں کر پاتے، اگلے کچھ دن تک جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اوپر وہ سوار رہتا ہے۔
तो ये छोटी सी बात नहीं होती। और बिल्कुल ये चीज़ भी कि ये 400-500 जो लोग थे, यकीनन बहुत सारे वीडियोस अब इस तरह से वायरल हुई हैं, तो हमें कुछ तो अपना अखलाकी जो फ़राइज़ हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों ने उनको पहचाना, मदद कीजिए पुलिस की, ताकि वो उन लोगों को पकड़ें और उन लोगों को जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। तो कुछ जिम्मेदारी जो है वो हमारी भी बनती है। मतलब हम ठीक है कहते हैं कि पुलिस वहाँ पर क्यों नहीं आई, पुलिस वहाँ पर नहीं आई, तो मेरे ख्याल में शायद कुछ तो इंसान वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे जिनका अपना ज़मीर जागता, जिनको खुदा का खौफ होता, और वो बीच में घुसकर जो है वो कोशिश करते कि वो जो सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा वो नहीं रहता, उसको उस चुंगल से बाहर निकालते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती थी। तो एज एन इंडिविजुअल भी जो है वो हमें अपने फ़राइज़ को समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी अखलाकी जिम्मेदारियाँ निभाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। मजबूत हुकूमत है या नहीं, खौफ, दहशत, अफरा तफरी, बेयकीनी और खतरे की फिजा अफगानिस्तान में जरूर कायम हो चुकी है। अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तालिबान के कब्जे के बाद मगरबी ममालिक अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा है कि उम्मीद है कि तालिबान इंसानी हकूक से मुतालिक किए गए नए वादों की पासदारी करेंगे। अगर तालिबान कहते हैं कि वो शहरियों के हकूक का एहतराम करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने बयान पर साबित कदम भी रहेंगे। तालिबान की बातों पर यकीन नहीं, जो कहा जा रहा है उस पर अमल कब होता है ये हम देखेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने भी ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल कबल अज़ वक्त है। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तालिबान के तर्ज अमल पर मुनहसर होगा कि दुनिया को दिखाएं कि वो कौन है और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तालिबान से मुताल्लिक दुनिया जो इमेज बना चुकी थी, वो ऐसा लग रहा है कि शायद यकसर जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आम माफ़ी, नया सियासी निज़ाम, औरतों को काम करने के हवाले से आज़ादी, निजी मीडिया आज़ाद, अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मनशियात से पाक मुल्क समेत कई अहम नकात हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब इन्हें तालिबान की हिकमत अमली का हिस्सा जो है वो बनाया गया है। जो 20 साल कबल अमरीका की जानिब से दहशत गर्दी के मुर्तकिब थे, एक तरफ अमरीका और इसके इत्तहादी तालिबान को कबूल करने से इंकारी हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान की जानिब से चीन, रूस और ईरान के कामयाब दौरों समेत यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक तालिबान को तस्लीम भी कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने यह कहा है कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, इसलिए उनसे बात करना होगी। तालिबान अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की पर दुनिया की तरफ माली मुआवनत की दरख्वास्त भी कर चुके हैं। अफगानिस्तान को रियासत के तौर पर चलाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मस्बत इमेज के साथ मुआशी बेहतरी के लिए भी बैनुल अक़वामी दुनिया पर इन्हिसार करना होगा इन्हें, और इन सब के लिए तालिबान को मजबूत सियासी निज़ाम मुतारिफ करवाना होगा, जिसके जरिए अफगानिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स का साथ मिलाकर अमन व अमान की साजगार फिजा कायम करनी होगी। इसी हवाले से क्या तालिबान ने अपनी कोई खारजा पॉलिसी वाज़े की है या नहीं की, इस पर भी बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि अफगान सदर अशरफ गनी के फरार के बाद अमरुल्लाह सालेह और शिमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं का गठजोड़ तालिबान को तमाम तर मकासद हासिल करने में कामयाब होने देगा या नहीं देगा। अभी मामूलात ज़िंदगी कैसे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जी आयशा तंजीम साहिबा, सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आयशा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आयशा, मुझे सबसे बड़ा सवाल तो यही, लोग ये जानने के लिए बहुत बेताब हैं कि लोग किस तरह की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारें, क्योंकि एक इमेज मीडिया के बताने के बाद बनता है कि पता नहीं वहाँ पर कितनी सफोकेशन होगी, लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, जहाज़ों के पीछे भागते और उड़ते हुए जहाज़ों पर चढ़ते हुए लोग हमने देखे। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मामलात ज़िंदगी किस तरह से चल रहे हैं, लोगों के अंदर वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अभी वैसा ही है या आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गई हैं चीज़ें? जी थैंक यू आयशा। अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में मिक्स्ड पिक्चर है। एक तरफ तो ये पिक्चर है कि तालिबान अभी तक उन हिदायत पर अमल करते नज़र आ रहे हैं जो उनकी लीडरशिप ने उनको दी हैं या जिसके वादे उनकी लीडरशिप ने किए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसी नहीं मिली हैं कि तालिबान ने लोगों को हिरासा किया हो या तंग किया हो। अभी तक कोई तशद्दुद की भी बहुत ज़्यादा इत्तलात नहीं मिली हैं। और शहर में आज जिन लोगों से मेरी बात हुई जो शहर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सड़कें नॉर्मल होती नज़र आ रही हैं। ट्रैफिक इतवार के दिन जो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर थी, बढ़ गई है।
और लोग आज कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी वापस आते नजर आ रहे हैं। ये तो इस कहानी का एक रुख है। हम्म। इस कहानी का दूसरा रुख ये है कि ये जो काबुल एयरपोर्ट बाहर आपको लोगों का रश नजर आ रहा है और हजारों की तादाद में लोग फैमिलीज को लेके, छोटे बच्चों को लेके, खवातीन को लेके पूरा पूरा दिन और कभी कभी रातें यहाँ गुजार रहे हैं इस पे कि किसी तरह वो अंदर दाखिल हो जाएं, वो इस बात की अक्कासी करता है कि अभी तक लोगों में यकीन नहीं है कि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो आगे लॉन्ग टर्म में पूरे करेंगे या नहीं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो घरों में छुपे हुए हैं और अभी तक घरों से बाहर नहीं हैं, और उनका ये कहना था कि तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन वो अमूमन जब टेक ओवर करते हैं तो बड़े जो है वो मतलब उनका ये ख्याल था कि ये टेक ओवर तो पुरअमन है, लेकिन या 1 या 2 महीने बाद जब तालिबान का जो होल्ड है उनका कब्जा है मुकम्मल हो जाएगा गवर्नमेंट पे, तो फिर हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो शायद उन लोगों के पीछे जाएं जिनसे माजी में उनको शिकायत रही है, जो माजी में उन पर तनकीद करते रहे हैं। अच्छा, अब आयशा मुझे ये बताएगा कि दो तरह की सूरत हाल, एक तो वही वाली चीज़ है कि हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने जो है वो इनखला की कोशिश की और अपनी जान की परवाह ना करते हुए की। दूसरी तरफ तालिबान से अगर पूछा जाए, उनकी तरफ देखा जाए, तो वो ये कहते हैं कि बड़ा स्मूथ किस्म का ट्रांजिशन था, कोई एक बंदा जो है वो नहीं मारा गया इस ट्रांजिशन के दौरान, जिससे एक तासुर मिलता है कि वहाँ से उनको एक अच्छी खासी हिमायत जो है वो हासिल है। तो क्या रियलिटी क्या है? देखिए, बात सुने, रियलिटी ये है कि तालिबान का जो टेक ओवर था वो पीसफुल इसलिए भी था कि जो बहुत सारे जो तज्जियाकार जिनसे हमने बात की है कि अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, खास तौर पर इवन जो अफगानिस्तान में अभी सियासी रहनुमा बचे हैं जो मुल्क से निकले नहीं हैं, वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी को बहुत सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अपने पैगाम में डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि वो मुल्क को बहुत बुरे हाल में छोड़ के गए हैं। तो बात यह है कि जो लोग मुल्क में मौजूद हैं उनमें से बहुत बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा और प्रोग्रेसिव था वो तो अभी घरों में छुपा हुआ है। उनका रिएक्शन तो हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि एक बंदे ने जिसने बंदूक उठाई हो, एक बंदा जो जिसके पास हथियार ना हो, वो उसका मुकाबला सिर्फ अल्फाज से कर सकता है। और लोगों का ये कहना है कि जब अगले बंदे ने बंदूक उठाई हो तो जाहिर है कि हम बहुत ध्यान से बात करेंगे, हम सोच समझ के बात करेंगे, उनके कहे बगैर। अगरचे अभी तक ये रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, आई हैव टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, तालिबान ने अभी तक किसी को नहीं रोका, लेकिन लोग खुद अपने आप को रोक रहे हैं, लोग सेल्फ सेंसर कर रहे हैं। ऐसे कई तज्जियाकार, अफगान तज्जियाकार जो पहले हमें नॉर्मली इंटरव्यू देते थे, उनको रिसेंटली जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा आजकल हम मीडिया से बात नहीं कर रहे। इसी तरह बहुत सारे लोग जिनको मैंने कॉल किया जो काबुल में रहते हैं, उन्होंने कहा हम घरों से नहीं निकल रहे, हम देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। यानी आप कह रहे हैं कि एक डर और खौफ की जो है वो फिजा बहरहाल मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आज एक अहम मुलाकात भी हुई है साबिक सदर हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अंस हक्कानी की आपस में मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान की जानिब से यकीन दहानी ये कराई गई है कि वो पुरअमन रहेंगे। तो ये कितनी अहमियत इसको दी जा रही है इस मुलाकात को, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, ये मुलाकात ऑब्वियसली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब एक ट्रांजिशन तो होनी है। अब तालिबान ने अगरचे कब्जा कर लिया है काबुल पे और पूरे अफगानिस्तान पे वो काबिज हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो एक तालिबान की हुकूमत बननी थी वो तो नहीं बनी है। अभी तो उस हुकूमत का नाम भी तय नहीं हुआ कि क्या वो इस्लामी इमारात कहलाएगी, क्या वो क्या कहलाएगी, उस हुकूमत के ओहदेदार क्या होंगे, उस हुकूमत का ढांचा क्या होगा। तो ये जो मुलाकातें हैं और ये जो और तालिबान ने बार बार ये कहा है कि वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, यानी उसमें दूसरों को भी वो हिस्सा देना चाहते हैं। तो जाहिर है कि ये जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसके जरिए यही तय किया जा रहा है कि जो अब आगे हुकूमत होगी वो किस तर्ज की होगी। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये क्या इसके हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं या किस तरह से देखा जा रहा है? कोई अलायंस करने की भी सूरत हाल है जो है वो बन सकती है कि तालिबान किसी के साथ जो है वो अलायंस कर लें? देखिए, अभी जो मैं आपको कुछ भी कहूंगी तो वो स्पेक्युलेटिव होगा कि तालिबान क्या कर सकते हैं। तालिबान बातें तो सबसे कर रहे हैं। देखिए, आज भी वो 3-4 लीडर्स से मिले, कारज़ई साहब से भी मिले, अब्दुल्ला साहब से भी मिले, गुलबदीन हिकमतयार से भी मिले, और भी कुछ रहनुमाओं से मिले। तो जब जाहिर है मुज़ाकरात होते हैं और बातचीत होती है तो वो इसीलिए होती है कि
कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इससे क्या रास्ता निकलेगा, ट्रांजिशन किस तरह की होगी, और क्या इन मुलाकातों में तालिबान ऑफर क्या कर रहे हैं, अभी तक तो ये मुलाकातें हमें उनकी डिटेल्स तो नहीं पता, तो तालिबान किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो एक फातेह के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और क्या अगलों पे जाके दबाव डाल रहे हैं कि आप सिर्फ हमारी बात माने, या फिर वो उनको ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ आप हुकूमत में शामिल होकर मुल्क चलाएं। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों में बातचीत क्या हो रही है और तालिबान का रवैया क्या, वो आपके इल्म में नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाली सियासी क़यादत है, जिस तरह कि अमरुल्लाह साले ने कहा है कि वो इस कायम मकाम सदर हैं और पंजशेर से तालिबान के खिलाफ मज़ामत का ऐलान भी किया था उन्होंने, तो उसकी क्या वर्थ है, कितनी हैसियत है, और क्या लगता है कि आपको कितने लोग जो हैं वो इसका साथ देंगे? देखिए, अभी फिलहाल आज के दिन में तो ये समझा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अमरुल्लाह साले, नॉर्दर्न अलायंस अगर कोई जो है वो कर लेती है, जैसे कि इतलात आ रही हैं कि कुछ और लीडर्स भी नॉर्दर्न अलायंस के हैं जो कहते हैं कि हम मुज़ाहमत करेंगे, अफगानिस्तान में कुछ कहना कबल अज़ वक्त बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं इस मुल्क की एक हिस्ट्री है, इवन तालिबान भी, अगर आपको याद होगा कि 2001 जब पहली दफ़ा अमरीकी अमेरिकन लेड अफगानिस्तान में अफवाज दाखिल हुई थी, बैरूनी अफवाज, और तो 2001 में ये समझा जा रहा था कि तालिबान जो है वो भाग रहे हैं और छोड़ के भाग चुके हैं और अमेरिका ये जंग जीत चुका है, और उसके बाद फिर तालिबान जो है वो रीगैदर हुए और उन्होंने जो है वो एक मुज़ाहमत शुरू की जो एक बहुत पुरजोर मुज़ाहमत बनी, और आज के दिन में हम देख रहे हैं कि उन्होंने काबुल पे दोबारा कब्जा कर लिया। तो मैं आपको ये कह दूं कि जी इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अमरुल्लाह साले जो है उनके साथ कोई नहीं खड़ा। अफगानिस्तान में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, और जो है मतलब अब तक जो हुआ है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो जब अनएक्सपेक्टेड हो गया है तो अब आगे के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। सही। अच्छा आयशा, एक आखिरी चीज़, पर्दे की भी कुछ वजाहत जो है, हिजाब की भी कुछ वजाहत जो है वो तालिबान की तरफ से सामने आई है। आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, बाहर निकलती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, तो आप लोगों को किस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं, या आप खुद ही अपने ही तरीके से जो है वो हिजाब लेते हैं, किस तरीके से बाहर निकला जाता है? देखिए, अभी तक तालिबान की तरफ से कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हिजाब का क्या मतलब है। क्या हिजाब का मतलब है बुर्का पहनना और मुंह ढकना, या पूरे बाल कवर करना, या जिस तरह के तोलो न्यूज़ के एंकर्स ने अब शुरू किया है उनके बाल थोड़े से नजर आ रहे हैं। हुआ ये है कि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है तो तमाम खवातीन ने ऑटोमेटिकली खुद ही से अबाया पहनना और पूरा सर कवर करना शुरू कर दिया है, इस डर से कि अगर वो नहीं करेंगी तो रास्ते में उन्हें तालिबान रोकेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। तो अभी ये डर है, और उस डर से खवातीन खुद ही जो है वो हिजाब पूरा करना, अबाया पहनना शुरू हो गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में जिस तरह के तोलो न्यूज़ ने किया है कि उनकी जो एंकर्स हैं उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था लेकिन पूरे बाल नहीं, थोड़े से बाल नजर आ रहे थे, तो ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता होंगी कि अगर खवातीन उन नॉर्मल हालात पे वापस जाने की कोशिश करती हैं जो तालिबान के कब्जे से पहले थे, तो किस पॉइंट पे तालिबान रोकते हैं, तालिबान की क्या रेड लाइन है, किसी को भी नहीं पता। अफगानिस्तान की सारी खवातीन ये पूछ रही हैं कि जी आपका शरिया से क्या मतलब है, आप शरिया को किस तरह डिफाइन करते हैं, क्या हम वो सारे काम कर सकेंगे जो हम पहले करते थे, क्या हम जैसे पब्लिक में पहले होते थे, खवातीन यहाँ पे कैफे आके बैठती थी, पैदल सड़कों पे चलती थी, बगैर मर्दों के अकेली बाहर निकलती थी, क्या वो कर सकेंगी? और क्या हिजाब का मतलब बुर्का है, अबाया है, सर पे दुपट्टा लेना है, ये सारी बातें अभी अनसर्टेन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद थी काबुल से और हमें बड़ी डिटेल्ड इंटरनल सिचुएशन के हवाले से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला कबल अज़ वक्त करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई सलामती के फैसलों पर काबीना को एतमाद में लिया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का जिम्मेदार मुल्क है।
اور तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला जो है वो यकतरफा नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर करेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। ये खुशाइंद अमर है कि काबुल में भी अभी तक जो है वो तशद्दुद का कोई वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। तवक्को है कि तालिबान अफगानिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम और बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आलमी रहनुमाओं के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेटे फेडरिक्सन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। आलमी रहनुमाओं से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और एक जामे सियासी तस्फिये की अहमियत पर जोर दिया है। इससे कबल भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की बात है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी मनसब वांग ज़ी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पाकिस्तान और चीन ने ट्राइका प्लस का हिस्सा होते हुए अमन काविशों के आगे बढ़ाने में गिरां कदर मुआवनत की। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खत्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की पुरअज़्म तरीके से जो है हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ अव्वल से ही अफगानिस्तान के सियासी हल की बात करते हुए आए हैं और अब जब तालिबान ने पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है, अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और तालिबान की हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि तालिबान ने भारत के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करने का अंदिया दिया है। इसी पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, ये जो पाकिस्तान का ये जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के हवाले से ये कहा है कि अभी जो है वो कोई फ़ैसला क्लियरली उस तरह से नहीं किया जाएगा, बल्कि मशवरा होगा, देखा जाएगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार है या दुरुस्त स्ट्रैटेजी है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने बाकी दुनिया के ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं। उन कंडीशंस में ज़मानी तौर पे तो तालिबान ने बातचीत की है, लेकिन हमें ज़रूरत है इस बात की कि पूरा अफगानिस्तान उसके पीछे हो, वो हमें कंसेंसस नजर आए, कंसेंसस पॉलिटिकल सोल्यूशन। उसका मतलब ये है कि तालिबान जिस तरह की शरीयत, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल करते हैं, नहीं करते। फिर ये कि जो शराकतदारी है, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप भी हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा है, इनकी रिप्रेजेंटेशन का मसला आएगा। उसके अलावा आप देखिए कि मुख्तलिफ मसलक के लोग भी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे। तो अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया सवाए इसके कि अशरफ गनी को ये चाहते थे कि वो ना हो, क्योंकि अशरफ गनी से वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई कि अशरफ गनी चला गया। अब इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, जैसे भी कंसेंसस डेवलप करना है, वो प्रोसेस अभी जारी है या जारी करेंगे। ये बहरहाल हमें किसी को भी उसका रिजल्ट नहीं पता। पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि हम वो हुकूमत तस्लीम करेंगे जिसको पूरे अफगान अवाम की ताईद हासिल होगी। तो ये चीज देखने वाली है। दूसरा हमारा कंसर्न जो हम हमेशा कहते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बहुत हुई है, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है। और उसके बाद अगर हम ये अफगानिस्तान से तावन करें तो तावन पहले भी करते हैं, आगे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये कंसर्न है। अब ये कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए यही कुछ है। अब हम अपने तौर पे ये कंसेंसस और ये चीजें देखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से राब्ते होंगे, उनसे मुशावरत होगी और हम वेरीफाई करेंगे कि जो हम देख रहे हैं क्या वाकई बाकी दुनिया भी वो देख रही है कि वाकई कंसेंसस हो गया, इनका पॉलिटिकल कंसेंसस है, कोई अंदर इख्तिलाफात नहीं है। क्योंकि अगर इख्तिलाफात हुए आज उस हुकूमत को आप तस्लीम कर लें, कल उनका अपना झगड़ा फसाद शुरू हो जाए वहां पे, तो आप क्या करेंगे? आपको बिला वजह किसी से जाना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान चाहेगा कि इंटरनेशनली वेरीफाई हो जाए ये चीजें, तो फिर आप हुकूमत को तस्लीम कर लें जो भी हो। यानी इंटरनेशनली ये वेरीफाई हो जाए कि टेररिज्म वहां से नहीं हो रहा, इंटरनेशनली ये वेरीफाई हो जाए कि सारे अवाम उनके साथ हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया ये जो कैबिनेट या जो कुछ बनाएंगे, तो आइन जो बनाएंगे वो कबूल हो गया सब।
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بڑا کاشس ہے. اچھا جان صاحب، یہ جو تعلقات کا اندیا دیا ہے بھارت کے ساتھ افغانستان نے، یہ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کو اس حوالے سے کنسرن یا کچھ تحفظات رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے تعلقات ہوں گے؟ یقیناً انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان ایک سوورن کنٹری کے طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن ہمارا کنسرن ہمیشہ یہی رہا ہے کہ دو چیزیں جو بھارت نے وہاں کی ہیں اس کا ہمیں سوچنا ہوگا. ایک تو یہ کہ بھارت نے بڑا پیسہ لگا کے وہاں کے سیاستدان، وہاں کے عوام میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان میں مسائل ہیں، جو پرابلم ہے، جو دکھ کم ہو، اس کا سب ذمہ دار پاکستان. افغان عوام خود جو جی چاہے کریں، لڑیں، پیسے کھائیں، سمگلنگ کریں، نارکوٹکس بیچیں، وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہر دکھ کا ذمہ دار پاکستان ہے. یہ بھارت نے پہ ایک نیریٹو چلایا، آج وہاں پہ عوام یہ کچھ سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھارت نے دبا کے استعمال کی اور اس کو پورا تعاون ملتا رہا این ڈی ایس سے، افغانستان کے حکمرانوں سے، اور پاکستان میں بڑا ٹیررزم ہوا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بھارت کو وہاں پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو بھی اتنی ایکسیس ہونی چاہیے جتنی بھارت کو ہو، اور پاکستان اپنا نیریٹو وہاں پروموٹ کرے. پاکستان نظر رکھے گا کہ بھارت وہاں سے کوئی ٹیررزم نہ کرائے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہاں پہ تو ہمارے لیے پھر حکومت کی تبدیلی ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ہمارے لیے پھر اشرف غنی اور طالبان پھر ایک برابر ہوئے. پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم جیسے مرضی تعلقات رکھیں. تو یہ جب طالبان نے ایک پوری دنیا کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھارت شامل ہے. بھارت جیسے دہشت گرد ملک کو وہ وہاں سے دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے. اور یہ افغان عوام کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت کو افغان عوام جو کہ مسلمان ہیں ان سے کیا خاص محبت ہے. آر ایس ایس کی حکومت ہے، مسلمان جو ان کے اپنے ملک میں اپنے مسلمان جو ان کے شہری ہیں ان کی حالت دیکھیں تو ترس آتا ہے. ان کو تو سڑکوں پہ لنچنگ کر رہے ہیں گاؤں رکشا پہ، تو افغانیوں کے لیے ان کو اتنی محبت آ گئی کہ یہاں پہ انہوں نے اربوں لگانے شروع کر دی، اربوں ڈالر لگا رہے ہیں. صحیح بات تو یہ افغان عوام کو بھی سمجھنا چاہیے ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال طالبان کی طرف سے یقین دہانی تو کرائی گئی ہے، لیکن کس حد تک جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قائم رہتے ہیں. اور بھی بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ چیزیں جو طالبان کی طرف سے کہی گئی. امریکہ نے تو کہا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو ہے وہ کتنا پورا اترتے ہیں جو کہ انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی موجودہ حکومت نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے زبردست اور شاندار اقدامات اٹھائے ہیں. بالخصوص حکومت کے بلین ٹری سونامی اور پھر 10 بلین ٹری منصوبے کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان خود مختلف شہروں میں شجرکاری مہم کا افتتاح کرنے پہنچتے رہے ہیں. حکومتی وزراء بھی شجرکاری کے حوالے سے لوگوں کو بار بار درخواست کرتے رہے ہیں. بھرپور قسم کی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں. عوام کو درختوں کی اہمیت کے حوالے سے شعور دیا جا رہا ہے. چند روز قبل لاہور میں خود وزیر اعظم عمران خان نے پودا لگا کر 100 کنال رقبے پر ایک بڑے میں جنگل کا افتتاح جو ہے وہ کیا. سگیاں کے مقام پر 1,60,000 پودے لگائے گئے. یہی نہیں بلکہ گجرانوالہ میں 1 منٹ کے اندر 50,000 پودے لگا کر بھارت کا ریکارڈ بھی توڑا گیا. اس کارنامے میں 12,500 طالب علموں کے ساتھ 600 ٹیچرز اور 6,000 ضلعی انتظامیہ کے عملے نے بھی حصہ لیا. ایک طرف تو یہ زبردست اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر دوسری طرف ان تمام حکومتی اقدامات کو سبوتاج کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. کم علمی سمجھیں یا مخالفت برائے مخالفت سمجھے، بہت سے لوگ حکومت کی شجرکاری مہم کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں جو ریکارڈ بنایا گیا ہے اسی حوالے سے نون لیگ کے ایم پی توفیق بٹ کھل کے مخالفت کے لیے سامنے آئے. پنجاب اسمبلی میں درخواست جمع کروائی کہ جی ٹی روڈ پر بغیر پلاننگ پودے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. بڑی تعداد میں پودوں سے جی ٹی روڈ کے اطراف جنگل بن جائے گا اور جنگل بننے سے پھر سیکیورٹی مسائل پیدا ہو جائیں گے اور شہر کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اپنی ذاتی تشہیر کے لیے پورے گجرانوالہ کے خوبصورت ترین گنج کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. یہ انہوں نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے گجرانوالہ کو جنگل بنانے کا منصوبہ بنا دیا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے جتنے درخت لگائے ہیں، یہ جب اگر اللہ کرے یہ جوان بھی ہو جائیں
तो ये एक जंगल बन जाएगा जिससे सिक्योरिटी इशू पैदा होंगे। 5-5 फुट पे जो दरख्त बड़े हो गए तो इसमें से अगर कोई चोर डाकू छुप गया तो उसको ढूंढना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वारदातें बढ़ जाएंगी। बहरहाल पौधे लग गए, रिकॉर्ड बन गया, तो फिर एक नया मामला शुरू हो गया। गुजरांवाला में एमपी तौफीक भट्ट के खिलाफ पीएचए के पौधे चोरी करने का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन में कहा गया कि तौफीक भट्ट और उनके साथियों ने एक ग्रीन बेल्ट पर धावा बोला, 500 से 1000 पौधे और 8 अदद फ्लेक्सेस चोरी किए गए हैं। जी, एफआईआर में कहा गया कि लीगी एमपीए हमारे पौधे जबरदस्ती छीन लिए उन्होंने ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम ना हो सके। लीगी एमपीए की जानिब से इस वाक़े की तरदीद की गई, मगर गुजरांवाला में लगाए जाने वाले पौधे महफूज नहीं रह सके बल्कि माहौलियाती दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इत्तलात के मुताबिक आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए लगाए गए सैकड़ों पौधों को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया, मुताबिक पौधों को जमीन से उखाड़ फेंका, कुछ ब्लॉक्स में नामालूम अफराद ने पौधों को काट डाला है। चेयरमैन पीएचए ऐसे हमीद के मुताबिक अब इन पौधों की जगह नए पौधे लगाए जा रहे हैं, मगर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जिसने गुजरांवाला में लगाए गए पौधे जो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत जरूरी हैं बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं उनसे। आखिर पौधों से किस किस्म की दुश्मनी की जा रही है? जिन पौधों को 2 मरतबा पानी दिया जा रहा था, अमला दिन रात उनकी देखभाल कर रहा था, उन पौधों को काट कर आखिर हासिल क्या किया जा रहा है? इससे पहले कराची में भी ऐसा ही वाक़ा पेश आया था, किसी नामालूम शख्स ने लगाए गए पौधे काट दिए थे। मेहनत से उगाए गए पौधे जो अपना नशोनुमा के बाद दरख्त बनने वाले थे उन्हें काट दिया गया था। दरख्त लगाना सदका जारिया है, मगर ये कौन लोग हैं जो इसकी राह में रुकावट बन रहे हैं? आखिर क्यों शजरकारी मुहिम की मुखालफत की जा रही है? लगे हुए पौधे उखाड़ना किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है। आखिर दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हुकूमत पंजाब के। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, वो एक तो इखलाकी पस्ती होती है, मुझे ये सियासी पस्ती का एक मामला लग रहा है कि जहाँ पर आपने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है और सियासत में आप इतनी आगे निकल जाएँ कि आपको नेशनल कॉज और इस तरह की किसी चीज़ से भी कोई सरोकार जो है वो ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा न्यू टीवी का कि आपने इतने अहम टॉपिक को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। अमूमी तौर पे हमारे चैनल्स वो चीजें जो नेशनल इश्यूज होते हैं उनको पसे पुष्ट डालकर पॉलिटिकल इश्यूज को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखते हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ तौफीक भट्ट का बतौर रुकने असेंबली ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिनको आने वाले दिनों में बदतरीन पानी की कमी, वाटर शॉर्टेज का सामना है। पाकिस्तान उस जोन में आ गया है जिसको आने वाले दिनों में बदतरीन क्लाइमेटिक चेंज का सामना है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने विजन के मुताबिक ये शजरकारी मुहिम नहीं करते, आने वाले दिनों में वो नस्ल जो 10-20 साल बाद जवान होगी वो आज के हुक्मरानों को इतना तबर्रा करेगी को तसव्वुर नहीं कर सकता। 14 करोड़ से ज्यादा पौधे पाकिस्तान भर में लगवाने और पूरी कौम को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाना, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को मैं सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस कौम को एक नेशनल इशू पर इकट्ठा किया। ये जो पीएमएलएन की लीडरशिप है, इनके यहाँ जो इमरान खान से बुग़्ज़ का उनसर है वो गालिब है, और बिलखुसूस मरियम नवाज के माइंड सेट के जो लोग हैं पीएमएलएन में, ये 2 धड़ों में तकसीम हुई हुई पार्टी है। शहबाज शरीफ का अपना धड़ा है और मरियम नवाज का अपना धड़ा है। मैं इनको पॉलिटिकल दहशतगर्द कहता हूँ। ये किसी भी नेशनल इशू पर बात करते वक्त, अमल करते वक्त ये नहीं सोचते। नदीम कुरैशी साहब, ये जो जवाब इसके लिए पेश किया जा रहा है, लीगी एमपीए ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि शहर को तबाह किया जा रहा है, खूबसूरती मांद पड़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिस तादाद में पौधे लगाए इससे जंगल बन जाएगा और जंगल की वजह से ऑब्वियसली सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी वियर्ड किस्म की बात है कि क्यों असम्बली में बैठे हुए जो लोग हैं वो दरख्तों की अहमियत से लाइल्म हैं, और क्या वाकई ये जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं वो दुरुस्त है कि कोई प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा है? देखिए, अब आप खुद तसव्वुर करें, आज से 20 साल पहले मिड सितंबर का टेम्परेचर क्या हुआ करता था, आज टेम्परेचर क्या है। बढ़ती हुई आबादी, मैकेनिकल सिस्टम का यहाँ बढ़ना, गाड़ियां, फैक्ट्रीज, उनकी पोल्यूशन ने सारे माहौल को चेंज कर दिया। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि वो लोग रुकन असेंबली बनते हैं जिनको ये भी आइडिया नहीं है कि वो क्या रहे हैं। ये प्लांटेशन जो हो रही है, जो दरख्त लग रहे हैं, पाकिस्तान सब्ज़ और शादाब हो रहा है, क्या इसकी वजह से जंगल बन जाएगा? मुझे इनकी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता है। ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। ये 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये मीडिया में आने की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पीएमएलएन में कुछ लोग हैं इस तरह के तो मीडिया में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा
یہ وہ تعصب ہے. اس کی وجہ آپ کے ساتھ وہ شکوہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ندیم قریشی صاحب, کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ یہ شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی کہ آپ لوگ کسی معاملے پہ نا ان کو آن بورڈ لینا نہیں چاہتے, کوئی مشاورت نہیں ہوتی, کوئی بات چیت نہیں ہوتی, تو کم از کم نیشنل کاز جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی آپ ان کو آن بورڈ لے لیا کریں تاکہ اس طرح کی مخالفت برائے مخالفت کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے. عائشہ, ان کو صرف ہم آن بورڈ یہ چاہتے ہیں, ہم ان کو آن بورڈ لیں ان کرپشن کیسز پر جو ان دونوں پارٹیوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں ایک دوسرے پر شروع کیے تھے. یہ کسی نیشنل ایشو پر بیٹھنے پر تیار نہیں ہے. میں پارٹ آف دا اسمبلی ہوں, کوئی بجٹ سیشن ہوا ہے, کوئی کووڈ کا سیشن ہوا, کوئی کشمیر پر سیشن ہوا, انہوں نے اس پہ شور و غوغا اور ہنگامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر عمران خان کا, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. یہ اگر یہاں درخت لگائے جا رہے ہیں تو وہ آنے والی نسل کو اس کلائمیٹک چینج سے, اس موسمیاتی تبدیلی سے, اس واٹر شارٹیج سے, پانی کی کمی سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں چونکہ اللہ نے ہمیں وہ سوائل دی ہے, وہ دھرتی دی ہے جہاں ہر طرح کی فصل ہو سکتی ہے. اللہ نے ہمیں وہ موسم دی ہے اس خطے کو جو ہمارے دشمن کی آنکھوں میں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے ندیم قریشی صاحب کہ اب تحفظ کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا اور اس ماحولیاتی دہشت گردی کا پھر کیا ہوگا آگے بھی, کیا اس طرح کے سلسلے چلتا رہے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو کر کروں, گورنمنٹ کی اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کسی شخص کو اگر کوئی شخص اس شجرکاری مہم کے خلاف ایکٹیویٹی کرتا پایا گیا, قانون اپنی جگہ بنائے گا. یہ نیشنل ایسٹ ہے, یہ جتنے بھی یہ شجرکاری ہو رہی ہے اس پہ قوم کا سرمایہ لگ رہا ہے. یہ ہمارے گھر کا کام نہیں ہے, یہ ایون فیلڈ کے محل نہیں بن رہے, یہ سرے کے محل نہیں بن رہے. قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس رویے کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.